हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म में। और अगर आपने हमारे इस वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये डाउट है कि कुछ ही दिनों में हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है और हमने कुछ पढ़ नहीं रखा है या थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो कैसे हम इतने कम समय में अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं इसका वन एंड ओनली सॉल्यूशन। क्योंकि हम आपको इस सीरीज में अर्धवार्षिक परीक्षा से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करेंगे और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार सा ब्लूप्रिंट। क्योंकि इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको पेपर आने वाला है और आपको इस वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलेंगे जो कि एग्जैक्ट आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। और आपको इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आंसर्स को कैसे लिखना है, हम पूरी कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो देखिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका विज्ञान का पेपर हम लेके आए, विज्ञान का ये ब्लूप्रिंट है। जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण, इसमें आपको कुल 13 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 2 नंबर के 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, 3 नंबर का 1 और 4 नंबर का 1। तो हम इसी प्रकार से आपको करवाने वाले हैं। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि 2 मार्क्स में किस टाइप से क्वेश्चन आपको आएंगे। तो देखिए, 2 नंबर में सबसे पहले आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा कि विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आप समझाइए। क्या बोलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आपको पता ही है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब कुछ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। जैसे पहली अभिक्रिया होती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। तो जैसे आपने देखा होगा वहां पर कि जो फर्स्ट अभिक्रिया बुक में आपको दी हुई है और वो है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? संयोजन अभिक्रिया। चलो, संयोजन अभिक्रिया क्या है समझा देते हैं अपन। तो देखो, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखो, एक अभिकारक है A प्लस दूसरा है B, दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे जो होगा AB। और ये जो नया पदार्थ होगा शुरू के दोनों से एकदम अलग होगा। इस एग्जांपल में अगर मैं लेता हूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और ये दोनों जुड़कर बना लेते हैं बेटा पानी, तो ये बन जाएगा H2O। अब इस अभिक्रिया को बैलेंस करना पड़ेगा, तो आपको बैलेंस वाली लिखना है। हाइड्रोजन देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन वहां 2 नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। तो ये जो आपकी अभिक्रिया है, ये है आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया जो है संयोजन। लिखना कैसे है आपको? 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब सामने देखिए, फिर दूसरी अभिक्रिया होती है। दूसरी अभिक्रिया में आपको बताना चाहता हूं, दूसरी अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया। आप अभी बस समझते चलिए क्या होता है। इसके आंसर्स वाली पीडीएफ हम आपके लिए और आगे स्लाइड में लेकर आए हैं। अभी दूसरी अभिक्रिया का नाम मैं बता रहा हूं आपको, जो है वियोजन अभिक्रिया। देखिए बेटा, वियोजन अभिक्रिया। अब जैसे संयोजन में आपने पढ़ा कि संयोजन में क्या हो रहा था, 2 लोग जुड़कर एक नया पदार्थ बना रहे थे। वियोजन में क्या होगा, ऑलरेडी जुड़ा हुआ रहेगा और वो टूटकर 2 छोटे छोटे अलग पदार्थ बना लेगा। जैसे कि AB पहले से जुड़ा रहेगा और ये टूट जाएगा A प्लस B में, मतलब कोई 2 नए पदार्थ अलग से बन जाएंगे। जैसे कि एक रिएक्शन आपकी है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको गर्म किया जाता है तो इसके अंदर से कैल्शियम ऑक्साइड बाहर निकल जाता है और साथ में बन जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यह अभिक्रिया आपकी कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। लिखूंगा कैसे? जब कोई एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपकी वियोजन अभिक्रिया। ऐसे ही आपकी 2 और अभिक्रिया होती है, जो होती है एक विस्थापन और दूसरी होती है द्विविस्थापन। अब आपको एग्जाम में इसको कैसे लिखना है, तो एग्जाम में आपको लिखने के लिए मैं आपके लिए आंसर भी लेकर आया हूं। देखो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, ये है कि विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, अलग अलग अभिक्रिया पूछी जाएगी कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो मैं आपके लिए इसका आंसर बकायदा लेकर आया हूं। देखिए कैसे आपको लिखना है पेपर में। चलो शुरू करते हैं हम यहां से। देखिए,
दिख रहा है आपको? चलो थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखो विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहली कौन सी अभिक्रिया बोले बेटा हमने? पहले हमने बोले संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे A प्लस बी मिलकर ए बी बन गया। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा H2O। दूसरी अभिक्रिया आपकी है बेटा वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एक यौगिक टूटकर दो अलग अलग यौगिक बना लेता है। जैसे कि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ए बी था, दोनों टूट गए। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया और दूसरी है द्विविस्थापन। तो पहले अपन विस्थापन समझते हैं, फिर द्विविस्थापन समझेंगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि एक तत्व यौगिक मौजूद किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया में से एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। इसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को अगर समझेंगे कैसे, तो देखो समझाता हूं मैं आपको कैसे समझना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है बेटा? सॉरी, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है? डायरेक्ट आपको अगर परिभाषा लिखना है तो परिभाषा क्या लिखूंगे आप? अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, उसका स्थान ले लेता है। दिख रहा है आपको? हाँ, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। जैसे एक रिएक्शन है जिंक सल्फेट, सॉरी एक रिएक्शन है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट की अगर रिएक्शन जिंक से करवाई जाती है तो यहां पर देखो बेटा, ये जो जिंक होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये जिंक कॉपर को हटा देता है और सल्फेट से जुड़ जाता है और बना लेता है जिंक सल्फेट, और साथ में कॉपर अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं बेटा विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन अभिक्रिया। तो तीन प्रकार की अभिक्रिया है, एक संयोजन जिसमें दो लोग जुड़कर एक बनाएंगे, एक वियोजन जिसमें एक टूटकर दो बनाएगा, एक विस्थापन जिसमें अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटाकर उसका स्थान ले लेगा, और तीसरी है बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन आपको कैसा आएगा? तो मैं क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आया हूं, देखिए सामने। ये बोल रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं तो बताता हूं आपको। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग यौगिक होते हैं, उसमें वो दोनों एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज करते हैं और फिर एक नई रिएक्शन बनती है, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन। मतलब इसमें दो बार विस्थापन होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि AB कोई पदार्थ है प्लस CD कोई दूसरा यौगिक है। अब इसमें क्या होगा कि A जो होता है वो C की जगह ले लेगा और B जो होता है वो D की जगह ले लेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा AC प्लस BD। तो ये लोग अपने आयंस को आपस में एक्सचेंज करके दो बार विस्थापन कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो आयंस एक दूसरे को एक्सचेंज करके नए उत्पाद बनाते हैं, इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको पेपर में इस अभिक्रिया को लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो पेपर में लिखने के लिए मैं आपके लिए आंसर लेकर आया हूं, देखिए अब सामने आंसर कुछ इस टाइप से आपको पेपर में लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप इसको समझ लीजिए क्या बोल रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए परिभाषा क्या लिखोगे आप? द्विविस्थापन वह अभिक्रिया जिसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, AB प्लस CD है, देखो AD और CB बन गया। जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है और दूसरा है बेटा NaCl। इसमें क्या हो रहा है देखो, Ag जो होता है Ag इसके ऊपर एक प्लस होता है और दूसरा यहाँ पर देखो सोडियम के ऊपर भी प्लस होता है लेकिन क्लोरीन के ऊपर होता है माइनस। दिख नहीं रहा है, एक मिनट। क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, सोडियम पे प्लस होता है
यहाँ पर इसके ऊपर प्लस होता है, इसके ऊपर माइनस होता है, तो ये प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा, तो Ag देखो Cl से जुड़ जा रहा है क्योंकि ये प्लस माइनस है, और बना लिया AgCl। और वैसे ही बचा हुआ NO3 इससे जुड़ जाएगा सोडियम से और बचाएगा सोडियम नाइट्रेट। तो यह एक द्विस्थापन अभिक्रिया है। आपको परिभाषा ऐसी ही लिखनी है, सीधा आपको इसका रूप नहीं लिखना है, आपको सीधे इसका एग्जाम्पल देना है, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर में आपको परिभाषा और सीधे उदाहरण लिखनी है। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आपको लिखना है, तो लिखने के लिए आंसर भाई आंसर लिखना है। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो 2 नंबर में दोनों अलग अलग भी आ सकती है, दोनों एक साथ भी आ सकती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए आपको क्या समझना, देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब ऊष्मा उत्पन्न होती है मतलब क्या, अभिक्रिया के दौरान अगर ऊष्मा निकल रही है तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे अपन लेते हैं चूना कैल्शियम ऑक्साइड, अगर इसमें हम पानी मिला देते हैं तो बन जाता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता ही होगा कि चूने में जब पानी मिलाया जाता है तो वहां से ऐसे बबल्स निकलते हैं और वो गर्म हो जाता है, पकने लगता है, जिससे बर्तन भी गर्म हो जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकल रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब सर ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें ग्लूकोज पौधे अपना खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस पानी H2O, इससे क्या होते हैं पौधे अपना खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश आता है और इनका खाना बन जाता है C6H12O6। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और इसके लिए उनको प्रकाश की जरूरत होती है, ऊष्मा की जरूरत होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अभिक्रिया से बाहर निकलती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। अब इसका आंसर आप पेपर में कैसे लिखोगे, तो पेपर में लिखने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो देखिए सामने पेपर में आपको कैसे लिखना है। पेपर में लिखने के लिए आपको पूरा मैं आपके लिए आंसर बाय आंसर लेकर आया हूं। हर एक PDF में आपको इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में लिखने हैं। तो पेपर में लिखने के लिए भी मैं आंसर लेकर आया हूं। चलो देखो, इसमें क्या लिखोगे आप, क्वेश्चन रहेगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल लिख देना, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और साथ में ऊष्मा निकल जाएगी। ऊष्माक्षेपी में क्या लिखोगे, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषण होती है, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। उदाहरण में कैल्शियम कार्बोनेट से देखो कैल्शियम और इसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ रही थी, तो कोई भी आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। तो आप आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 2 नंबर का ही क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। देखो अभिक्रिया वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर में आएंगे। तो आपको पूछेगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। पहले हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़े, फिर हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़े, फिर हमने विस्थापन पढ़े, फिर हमने द्विविस्थापन पढ़े, फिर हमने पढ़े ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और एक और अभिक्रिया होती है जिसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देखो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है बेटा, जो अभी हमने पढ़े थे द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, अवक्षेपण अभिक्रिया। चलो याद करना है आपको, द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कोई लिक्विड होता है, एक्वा, पानी में घुला हुआ एक यौगिक है, एक्वा फॉर्म में होता है, दूसरे एक्वा फॉर्म से वो रिएक्शन करता है, और जब रिएक्शन होती है तो वहां पर कुछ अवक्षेप बनते हैं। कुछ क्या बनते हैं बेटा, अवक्षेप, मतलब कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो जल में घुलनशील नहीं होते। जैसे पानी में अपन पत्थर घोल नहीं सकते, पानी में हम मिट्टी नहीं घोल सकते। अगर पानी में अपने मिट्टी घोल दी तो देखना मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर हो जाता है। तो जो मिट्टी होती है वो होता है अवक्षेप।
मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील पदार्थ बनते हैं और वो नीचे आके स्टोर हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल सर, तो इसका एग्जाम्पल और पेपर में इसका आंसर आपको लिखना है, तो आंसर और एग्जाम्पल दोनों मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेपर में लिखने के लिए क्या करना है आपको वो भी मैं बता देता हूं आपको। चलो, तो ये यहाँ पर आपको अवक्षेपण अभिक्रिया है, क्या लिखना है देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके अवक्षेप या अघुलनशील पदार्थ का निर्माण कहलाता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर इसका, तो देखो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 अभी हमने देखे थे, अभी हमने द्विस्थापन अभिक्रिया में देखे थे, तो AgNO3 NaCl से अभिक्रिया करके AgCl और सोडियम नाइट्रेट बना लेगा। और यहाँ पर जो ये AgCl है जो घुल नहीं रहा, देखो ये दो पदार्थ है, इसको हम ऐसा मिला रहे हैं तो इसमें देखो AgCl बन रहा है, AgCl इस पानी में नहीं घुल रहा है, नहीं घुल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अघुलनशील है, तो ये अवक्षेप का निर्माण कर रहा है। देखो छोटे छोटे दिख रहे, ये अवक्षेप है, यहाँ से एक विलयन, यहाँ से एक विलयन, दो विलयन इसमें मिक्स किए और ये अवक्षेप बन गया, पानी अलग हो गया, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अब इसके और एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी बन सकता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या बनेगा देखो, दूसरा एग्जाम्पल इसका बनता है BaSO4, सॉरी चलो NaCl प्लस, नहीं एक मिनट, हाँ सोडियम सल्फेट NaSO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl। अब इसमें अभिक्रिया कराओगे आप, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, बेरियम सल्फेट, और साथ में क्या बन जाएगा, NaCl। तो ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये अवक्षेप होता है, तो आप इसका दूसरा एग्जांपल ये भी लिख सकते हो। पर आपको अभिक्रिया लिखना है तो अभिक्रिया क्या लिखोगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो जलीय विलयन मिलकर एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें एक अवक्षेप प्राप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप पेपर में बना लेना। चलो, फिर इसके बाद दूसरी रिएक्शन, अब आपको 2 नंबर में क्या आएगी, तो देखो ये पूछ लेता है 2 नंबर में, फिर ये क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखना है हमको, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो कैसे बताओगे आप, तो सर अगर इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और नहीं होगी तो नहीं है। तो श्वसन क्या है बेटा, देखो जो हम सांस लेते हैं ना वो श्वसन नहीं है, सांस जब हम ले रहे हैं तो उसको श्वसन नहीं बोलते। श्वसन क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है C6H12O6, और यहाँ पर जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन आती है तो यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है, और खाना जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में पानी और साथ में बहुत सारी ऊर्जा का निर्माण करता है। ये ऊर्जा ATP के फॉर्म में हमारे शरीर में संचित होती है, जिससे हम अपने सारे कार्य कर पाते हैं। जैसे मैं पढ़ा पा रहा हूं, आप कॉपी पेन लेके लिख पा रहे हैं, अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सारे कार्य ऊर्जा से होते हैं। और हमारे शरीर में ऊर्जा बनती कहाँ है, वो ऊर्जा बनती है हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का निर्माण करता है। इसे ही हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और यही एक श्वसन अभिक्रिया है, चूंकि ऊष्मा निकल रही है इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आप उसको पेपर में कैसे लिखोगे, तो पेपर में लिखने के लिए मैंने आपके लिए PDF बना के लाया हूं, तो देखो आप पेपर में आप कैसे इसको लिखोगे। तो पेपर में लिखने के लिए मैंने आपको पूरा लिख के लाया हूं, तो देखो चलो, तो पेपर में आपको क्या लिखना, देखो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्योंकि इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊर्जा का निर्माण करती है। और रिएक्शन क्या है बेटा, तो ये देखो रिएक्शन है C6H12O6 प्लस ये O2 की उपस्थिति में जलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में पानी, और साथ में बनाएगा बेटा ऊर्जा। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर देखो कार्बन बेटा 6 है, इधर में कार्बन 1 ही है, इसलिए यहाँ 6 से गुना करेंगे। ऑक्सीजन हो गई 6 दूनी 12,
इधर में 6 और यहाँ पे 2 8 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गई। 18 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए फिर हम यहाँ 6 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन भी हो जाएंगे और इस प्रकार आपकी बैलेंस श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया बन के आएगी। तो क्वेश्चन आएगा क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो आपको बताना है कि हाँ श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। और रासायनिक समीकरण ये है C6H12O6 प्लस 6CO2 बनेगा 6CO2 सॉरी 6O2 कार्बन डाइऑक्साइड पानी और साथ में निकलेगी ऊर्जा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है। अब आपको 4 नंबर पे भी क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था ये ब्लूप्रिंट के आधार पे चल रहे हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो 2 नंबर में देखो क्या क्या पूछ सकता है। 2 नंबर में पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताइए, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया। फिर आपको 2 नंबर में पूछ सकता है क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। फिर पूछ सकता है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, बोलेगा क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और फिर बोलेगा कि द्विस्थापन अभिक्रिया, एक एग्जांपल देके बोल देगा क्या ये द्विस्थापन अभिक्रिया पहचानिए। फिर 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आता है। अब इसके पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और समझना है। तो क्वेश्चन क्या रहता है, वो बोलेगा क्या रासायनिक संतुलित समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक संतुलित समीकरण क्या होते हैं और इन्हें संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है, और इन्हें संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। तो बोलेगा रासायनिक संतुलित समीकरण क्या होते हैं और इन्हें संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। तो देखो क्या होते हैं, तो ऐसे समीकरण देखो, रासायनिक समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। एक होता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड। तो अगर दोनों साइड रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में उनके आयनों का या अणुओं का मान अगर बराबर है तो हम उसको बोलते हैं रासायनिक संतुलित समीकरण। जैसे एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बन जाता है पानी, तो H2O। ध्यान दो इधर हाइड्रोजन अणु 2 है, ऑक्सीजन भी अणु 2 है। यहां पर हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन क्या है 1। तो ये रासायनिक संतुलित समीकरण नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 का गुना कर देंगे। तो यहाँ 2 का गुना कर देंगे, यहाँ करेंगे 2 का गुना, तो ऑक्सीजन हो गए 4। अब ऑक्सीजन, 1 मिनट, यहाँ 2 का गुना नहीं होगा, O2, हाँ यहाँ 2 का गुना करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए भी यहाँ भी 2 का गुना करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अणुओं की संख्या बराबर होती है उसे रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। अब सवाल दूसरा, सवाल बोलेगा कि रासायनिक संतुलित समीकरण को रासायनिक संतुलित करने की आवश्यकता होती क्यों है, क्यों संतुलित कर रहे हैं सर, जबरदस्ती थोड़ी है, क्यों कर रहे हैं हम इसको संतुलित। तो संतुलित करने के लिए समझो कि देखो एक नियम होता है बेटा द्रव्यमान संरक्षण। नियम क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण, दिख रहा है, हाँ चल। तो द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है, वो क्या बोलता है, द्रव्यमान संरक्षण। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है कि प्रकृति में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी प्रकार यहां पर देखो हाइड्रोजन का द्रव्यमान अगर 4 है तो इधर में भी 4 होना चाहिए, ऑक्सीजन का द्रव्यमान अगर 2 है तो इधर में भी 2 होना चाहिए। तो दोनों पक्षों में अणुओं का द्रव्यमान समान हो जिससे वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार, अब इसका आंसर आप लिखोगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार
दोनों पक्षों में अणुओं के द्रव्यमान को बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। और रासायनिक संतुलित समीकरण क्या होते हैं? तो वे समीकरण जिसके दोनों पक्षों में अणुओं की संख्या बराबर होती है वे रासायनिक संतुलित समीकरण कहलाते हैं। तो आई होप आपको यह आंसर समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में आएगा। 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि संतुलित समीकरण क्या होते हैं और इसे संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। अब क्वेश्चन आएगा कि कुछ रासायनिक समीकरण आपको यहां दिए हैं बेटा, तो इनको संतुलित कीजिए। इनको क्या करना है आपको? संतुलित, और संतुलित रिएक्शन लिखनी है। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि संतुलित क्यों कर रहे हैं, दोनों पक्षों में अणु बराबर होनी चाहिए। तो बस हम यही चेक करेंगे कि अणु बराबर है या नहीं। पहले देखते हैं पहले क्वेश्चन में। ध्यान दो, इसमें एक आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन। क्या दिख रहा है बेटा? यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अणु दिख रहा है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर देखो, इधर में दिख रहा है आपको कैल्शियम, नाइट्रेट और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर भी कैल्शियम है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो हम पहले अणु लिख लेते हैं, कौन से इसमें अणु दिख रहे हैं। आपको पहले अणु लिख लेना है। अणु कौन से? देखो हाइड्रोजन है इसमें, दूसरा तुमको इसमें कैल्शियम दिख रहा है, फिर तीसरा इसमें नाइट्रेट दिख रहा है, NO3। 3 प्रकार के अणु दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में संख्या और फिर देखते हैं राइट हैंड साइड में संख्या। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी संख्या कितनी, ध्यान दो। हाइड्रोजन की संख्या देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और ये तो हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 ये है, तो 2 और 1 कितने होगा? 3। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है। इधर में हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इधर में 2 ही है। फिर आप कैल्शियम को देखो, यहाँ कैल्शियम अकेला है, यहाँ पर भी कैल्शियम अकेला है, दोनों तरफ बराबर है। फिर उसके बाद आपको दिखना है नाइट्रेट, यहाँ पर नाइट्रेट 1 है, यहाँ पर नाइट्रेट 2 है। तो नाइट्रेट की संख्या यहाँ 1 है और यहाँ पर कितनी है? 2। तो अब ऐसा कभी हो नहीं सकता सर कि अगर इधर में 2 है और इधर में 1 हो जाए, क्योंकि ये तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहे। तो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। जैसे ही 2 से गुना होगा, नाइट्रेट में 2 से गुना हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रेट के सामने आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। और हम अगर यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2HNO3। नाइट्रेट की संख्या 2 हो गई और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है। देखो पहले हमने 3 लिखे थे, लेकिन अब देखो यहाँ 2 और यहाँ 2 कितने हो गए? 3 से बढ़कर 4। तो इसको 4 करने के लिए इधर में भी किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से। तो हम वही वाला 2 से गुना इधर में भी कर देंगे, तो हम यहाँ पे भी 2 से गुना कर देंगे। हाइड्रोजन हो गए अब 4, ऑक्सीजन देखो 2 हो गए और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 दूनी 6, सॉरी ये तो नाइट्रेट है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर हाँ यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। देखो ऑक्सीजन 2 2 हो गया, तो सब बराबर हो गया। अब देखो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये 2 हो गया क्योंकि बढ़ गया है इधर में देखो, और इधर में भी देखो ये 2 हो गया। सॉरी हाँ कैल्शियम 1 है, इधर में भी 1 है, और ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन नहीं लिखे थे अपन ने, तो ऑक्सीजन भी लिख देते। देखो ऑक्सीजन इधर में कितना बेटा? 2 है और इधर में भी 2 है, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो इस प्रकार आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करके गुना करना है और फिर बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। अब बैलेंस रिएक्शन, बाकी सारे रिएक्शन को बैलेंस करके मैंने आपके लिए लेकर आया हूं, और वो किस टाइप से किए हैं तो यहां पर आपको इसके आंसर्स दिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। चलो देखो अभी हमने यहाँ पे 2 से गुना किए थे। 2 से गुना क्यों किए थे? बैलेंस करने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित मिल जाएगी। एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ पर देखो 2 हमने कर दिए थे 2 से गुना, और यहाँ पर भी 2 से गुना कर दिए थे, ये बैलेंस हो गई थी। अब दूसरे वाले में देखो, यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, तो सोडियम के सामने 2 से गुना कर दिए। जैसे 2 से गुना किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या बदल गई, और उसी के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, अब यहाँ 2 से गुना करूंगा तो ये 2 और ये 2 कितने होगा? 4। हाइड्रोजन इधर में यहाँ दिख रहा है, इसको 4 करने के लिए यहाँ पर भी किससे गुना कर देंगे? 2 से। तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन। तीसरी वाली रिएक्शन में कहीं कोई गुना नहीं हो रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस है। सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, NO3 1 है, NO3 1 है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसने बैलेंस नहीं कर रहे। लेकिन लास्ट वाली में देखो, लास्ट वाली में अगर तुम देखोगे तो बेरियम और क्लोराइड, बेरियम 1 है, क्लोराइड 2 है। यहाँ पर देखो H2SO4, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ही है, यहाँ पे Cl 2 है लेकिन यहाँ पर 1 ही है, इसलिए यहाँ पे 2 से गुना हुआ है। देखो यहाँ 2 से गुना हुआ है। ये इस टाइप से आपकी बैलेंस रिएक्शन बनेगी। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो
अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 नंबर में ये भी आ सकता है कि डायरेक्ट आपको एक रिएक्शन दी रहेगी, इस रिएक्शन को आपको बनाना रहेगा। अब यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखो पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है। अभी मैंने आपको हाइड्रोजन का बताया था, तो हाइड्रोजन होता है H2, हाइड्रोजन क्या होता है बेटा H2, और क्लोरीन क्या होता है बेटा Cl2, और बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, तो मतलब HCl। लेकिन ध्यान दो क्या ये बैलेंस है, नहीं सर बैलेंस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ तो एक है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पर एक ही है, तो हम यहाँ पर कर देंगे बेटा 2 से गुना, और बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी ये H2 प्लस Cl2, और यहाँ बन जाएगा 2HCl। तो ये आपका इसका आंसर है। अब ऐसे बेरियम क्लोराइड, अभी हमने बेरियम क्लोराइड कर दिए थे BaCl2 प्लस यहाँ पर बोल रहा है एल्युमिनियम सल्फेट, तो Al2 और सल्फेट, हाँ Al2SO4 का थ्राइस। अब ये कैसे बनता है, तो इसके लिए आपको बैलेंस रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी कि एल्युमिनियम सल्फेट कैसे बनाए। एल्युमिनियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फेट के पास में 2 होते हैं, तो ये 3 दूनी 6 इसके पास हो गए, 3 दूनी 6 इसके पास हो गए, दोनों रिएक्शन करके ये बना लिया इसका सूत्र। अब बन रहा है बेरियम सल्फेट बेटा, तो बेरियम सल्फेट बनेगा तो बोलेंगे BaSO4, तो BaSO4 बन गया। अब उसके पास उसके साथ क्या बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड बेटा AlCl2, तो देखो Al2Cl3 AlCl। देखो एल्युमिनियम के पास क्या होता है, क्लोरीन के पास एक ही होता है, एल्युमिनियम के पास 3 होते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 से गुना करेंगे AlCl3, पर ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा देखो सामने बताता हूं मैं। बैलेंस करने के लिए ध्यान दो, बेरियम 1 है, यहाँ पर बेरियम 1 है, सल्फेट को देखो सल्फेट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर अकेला है, तो हम यहाँ पर करेंगे 3 से गुना, तो बेरियम 3 हो गए, वो अकेला हो गया, तो यहाँ पे भी 3 से गुना हो जाएगा। 3 बेरियम हो गए, क्लोराइड हो गए 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा, एल्युमिनियम 2 हो गए, एल्युमिनियम 2 हो गए, तो ये हो गए आपके बैलेंस रिएक्शन। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का थ्राइस बनेगा 3BaSO4, और साथ में बन जाएगा 2AlCl3। और अगर आपको इसकी बैलेंस रिएक्शन पूरी तरीके से चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, चलो देखते हैं क्या है। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, चलो बेटा देखो, चलो तो ये आपकी आंसर के साथ बैलेंस रिएक्शन है। क्या है देखो, पहली वाली थी हाइड्रोजन क्लोरीन, तो देखो H2Cl2 बना 2HCl, फिर BaCl2 Al2SO4 का थ्राइस 3BaSO4 2HCl। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 से गुना हुआ, यहाँ पर भी 3 से गुना हुआ, यहाँ 2 से गुना है। इसमें देखो सोडियम Na और H2O और बनेगा क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 का गुना, यहाँ भी 2 का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो क्या बोल रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो विलेन अपना रंग क्यों बदल जाता है, विलेन का रंग क्यों बदल जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो कैसे समझो। जब ये बोल रहा है कि आयरन को हम कॉपर सल्फेट में डुबा रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट में डुबाएंगे तो इसका रंग क्यों बदलेगा। तो देखो बेटा ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया बेटा, ये विस्थापन अभिक्रिया। हो क्या रहा है, आयरन जो होता है ना कॉपर से थोड़ा अधिक क्रियाशील होता है, आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो ये आयरन इस कॉपर को यहां से हटाकर उसका स्थान ले लेता है और रिएक्शन बन जाती है इसकी आयरन सल्फेट, और साथ में कॉपर धातु अलग निकल जाती है। इस वजह से आयरन की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबने से कॉपर अलग हो जा रहा है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग बदल जाता है और आयरन सल्फेट और कॉपर धातु अलग निकल जाती है। तो सर आप अच्छे से आपने बता दिया कि आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा रहे हैं, तो आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर ले रहा है, कॉपर अलग हो जा रहा है, तो विलयन में से कॉपर अलग हो गया, इसलिए विलयन का रंग बदल जा रहा है। तो सर पेपर में हम इसको कैसा लिखेंगे, तो पेपर में लिखने के लिए भी मैं लेकर आया हूं आपके लिए
पूरे तरीके से आंसर का सॉल्यूशन। तो देखिए सामने, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो बढ़िया शानदार तरीके से। तो क्या बोल रहा है देखो बेटा, जब कॉपर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो उसका रंग नीले से फीका हो जाता है, क्योंकि आयरन अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये देखो आपको यहाँ विलयन दिख रहा है, नीले कलर का होता है कॉपर सल्फेट का विलयन। लोहे की कील को इसमें डुबा दिया तो इस लोहे की कील ने यहां से सल्फेट को अपने साथ जोड़ के ऐसा पदार्थ बना ली और विलयन का रंग फीका हो गया। और ये रिएक्शन आपको लिख कर आनी है पेपर में। क्या रिएक्शन है कि Fe जो है आयरन वो अधिक क्रियाशील है, कॉपर सल्फेट में से Fe कॉपर को हटा देता है, खुद उससे रिएक्शन कर लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, देखो पहले ही बता दे रहा हूं मैं आपको मैं यहां पर इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें आपको इस चैप्टर से 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें अभिक्रिया बता दिया मैंने, श्वसन के बारे में बता दिया, अवक्षेपण बता दिया, फिर 4 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और 3 नंबर का भी 1 क्वेश्चन आएगा। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें बोल रहा है हाइड्रोजन को क्लोरीन से अभिक्रिया करो तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। अभी हमने देखे थे इसकी रिएक्शन, देखो हाइड्रोजन है H2, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है Cl2, बन जाएगा HCl। लेकिन ये बैलेंस रिएक्शन नहीं होने के कारण हमको इसमें करना पड़ेगा बेटा 2 से गुना, तो ये बनेगी बैलेंस रिएक्शन। दूसरा है बेटा सोडियम जल का सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस, तो सोडियम बेटा Na होता है, सोडियम बेटा Na होता है, सोडियम बेटा Na होता है, और इसमें जल हाइड्रोजन जुड़ जाता है और बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या बन जाता है बेटा NaOH, साथ में निकल जाती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो निकल गई सर, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है सर। यहाँ हाइड्रोजन 2 है सर, यहाँ पे 2 और 1 3 है सर। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 है और इधर 3 है, ये तो गलत नाइंसाफी है, बराबर होनी चाहिए। दूसरा सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो 2 और 2 4 हो गए, 4 होने के लिए यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, सोडियम 2, सोडियम 2, तो 2 से गुना यहाँ भी करेंगे, तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन होती है। ठीक, अब दूसरी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन जाता है। चलो इस रिएक्शन को आप लिख लो स्क्रीनशॉट लेकर। चलो फिर मैं दूसरी बता रहा हूं आपको। दूसरी रिएक्शन क्या है बेटा, देखो दूसरी रिएक्शन यहां बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा CaOH का ट्वाइस और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो CO2 बनेगा। क्या बनेगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 प्लस बनेगा जल, तो H2O। अब सर इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत बहुत बड़ी है। देखो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, बढ़िया लग रहा है सर, दिक्कत नहीं लग रही। कार्बन ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन 1 है बेटा, ऑक्सीजन 2 3 है, तो ऑक्सीजन 3 और यहाँ पे देखो अलग हो गया ना, तो वहां पे गड़बड़ हो गया मामला। तो इसको बराबर कैसे करेंगे सर? अब देखो यहाँ पर कितना कार्बन 1, यहाँ पर कार्बन 1, कार्बन तो 2 हो गए, यहाँ तो 1 ही था, तो यहाँ 2 से गुना कर दो। जैसे ही 2 से गुना करोगे, 2 से गुना करोगे सारा खेल बिगड़ जाएगा। कैल्शियम 2 हो गए, कैल्शियम यहाँ पर 1 है। अरे हाँ, नहीं, कार्बन को छोड़ो, कार्बन को छोड़ो, कार्बन इधर है ही नहीं। CO2 CaCO3 का देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करे, CO2 बना कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 और साथ में बन रहा है जल H2O। अब आपको देखना है हाइड्रोजन को, तो ये हाइड्रोक्साइड को अलग करते हैं। देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो 2 और 2 कितने हो गई 4। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर देखो 3 और ये यहाँ पर 1 ही है, 3 और 1 कितने हो गई 4, बराबर है सर। कैल्शियम को देखो बेटा, कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, सही है सर। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, सही है सर। हाइड्रोजन, ये तो बैलेंस है ना, रिएक्शन बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस है, एकदम सही है। चल जिंक कार्बोनेट में जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट क्या होता है देखो, कार्बोनेट के लिए देखो कैल्शियम कार्बोनेट CO3 लग रहा है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देता हूं मैं इसको। देखो बेटा है ना, अब इसका आंसर आपको पेपर में कैसे लिखना है, तो पेपर में मैं आपको लिखने के लिए अलग से लेकर आया हूं। ये देखो ZnCO3 बता ना, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे CaCO3 बनता है वैसे ZnCO3 बनेगा।
और साथ में क्या बन जाएगा, Zn और CO2। तो ये बैलेंस रिएक्शन है, इसको लिख लो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जिसमें हम आपको त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं और ये सीरीज इसी प्रकार चलते रहेगी। हम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के हिसाब से लेकर आएंगे, जिसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर में आने वाला है डायरेक्ट वही क्वेश्चन यहाँ करवाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और आपको त्रैमासिक परीक्षा की पूरी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। और ब्लूप्रिंट के आधार पर एक बार आपको फिर से ब्लूप्रिंट दिखा देता हूं मैं। तो देख लिए ब्लूप्रिंट क्या बोल रहा है कि पहले अध्याय में से 13 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के 2, 3 नंबर का 1, 4 नंबर का 1। इसी प्रकार आपको बाकी चैप्टर जैसे कि ये जैव प्रक्रम, इसमें 2 नंबर के 2 हैं, 4 नंबर का 1 है। फिर समन्वय नियंत्रण समन्वय, इसमें 2 नंबर के 2 है, 3 नंबर का 1 है। बाकी चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन में देखो 2 नंबर के 2 है, 3 नंबर का 1 है। तो इसी प्रकार मैं सारे वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो आप इस सीरीज से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।